कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे ऑलमोस्ट कलेक्टिव सिक्योरिटी हो गया था हमारा, उसमें पावर हो गया था, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर हो गया था। आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे विच इज कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, ये टॉपिक आज हमको कवर करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसा आ सकता है इसमें कि आज के टाइम पे जो सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है वो कैसे चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से आज हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए 21st सेंचुरी में सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं सिक्योरिटी की वो एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, डिस्कस कीजिए। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए कवर करेंगे आज का टॉपिक। तो सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है, दैट इज कि सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम पे। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी, ये सबसे पहले किसने बताया था सिक्योरिटी के बारे में। हमने पॉलिटिकल थ्योरी जब कवर की थी तो उसमें हमने देखा था कि थॉमस हॉब्स सबसे पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने ये कहा था कि जो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा फंडामेंटल वैल्यू है बाकी सभी वैल्यूज़ के कंपैरिजन में। और उसमें इन्होंने ये बोला था कि ही हैज़ गिवन प्राइवेसी टू सिक्योरिटी रादर देन लिबर्टी। इनफैक्ट सिक्योरिटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बताया था लिबर्टी के मुकाबले, एंड इसीलिए उन्होंने सिक्योरिटी को प्रेफर किया था। क्योंकि जब तक आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आपको लिबर्टी का क्या फायदा इंजॉय करके लाइफ, राइट। तो उसी कॉन्सेप्ट को लगा करके हम देखते हैं कि थॉमस हॉब्स वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल अस द इम्पोर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी हमारा स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम सिक्योरिटी डायलेमा की बात करते हैं कि आपस में जो स्टेट्स होती हैं, मान लीजिए अपनी पावर इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में सिक्योरिटी डायलेमा इमर्ज होता है। तो सिक्योरिटी इज द कोर कॉन्सेप्ट देयरफॉर। इसीलिए हम जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज होती हैं, मोस्टली हम उन थ्योरीज को सिक्योरिटी थ्योरीज भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल दीज थ्योरीज एज सिक्योरिटी थ्योरीज। उनको सिक्योरिटी की थ्योरी भी इसीलिए बोला जाता है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं हमारे, ठीक है, सिक्योरिटी के, और उनके बीच में आपस में बहुत डिबेट होती है, ठीक है। जैसे कि एक होता है, आप देखोगे कि डिबेट रहती है रिगार्डिंग किसकी सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, हुज सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट। अब किसकी में इम्पोर्टेंट रहेगा कि क्या टेरिटरी की सिक्योरिटी यानी एक कंट्री की जो बाउंड्री होती है उसकी सिक्योरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर ह्यूमन की सिक्योरिटी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा डिबेट आता है सिक्योरिटी को लेकर के कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए लेकिन किससे, फ्रॉम होम द सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड। किससे, या खुद से, खुद के स्टेट से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात हो रही है, या फिर किसी एक्सटर्नल स्टेट से, किसी दूसरे स्टेट से सिक्योरिटी, या फिर आजकल तो क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं तो नॉन स्टेट एक्टर्स से कोई सिक्योरिटी अगर हमें लेनी है तो लाइक उनसे हमारे पास, जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स में आईसिस आ जाता है, कि उनसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही तीसरी डिबेट आती है सिक्योरिटी ऑफ व्हाट। अगर हम बात कर रहे हैं तो सिक्योरिटी ऑफ व्हाट मतलब किस टाइप की सिक्योरिटी, लाइफ की सिक्योरिटी, या सोसाइटी की सिक्योरिटी, या एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी, या कल्चर की सिक्योरिटी, किस टाइप की सिक्योरिटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट में डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स हैं और उसमें डिफरेंट डिबेट्स आती हैं। ये डिबेट्स आती हैं इन तीन एस्पेक्ट्स पे, ये तीन एस्पेक्ट्स जो हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ठीक है। अभी इसका डिटेट कराऊंगी मैं आगे, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक आप समझ लीजिए इसका। तो सबसे पहला आता है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी थ्योरीज। कितने टाइप की सिक्योरिटी की थ्योरीज होती हैं। सबसे पहले आती है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अब इंस्ट्रूमेंटलिस्ट में भी लिबरल्स इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ऐसे ही मार्क्सिस्ट, ऐसे ही रियलिस्ट। ये तीनों जो थ्योरीज हैं ये सभी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी हैं।
जैसे कि रियलिस्ट है। रियलिस्ट का कहना है कि सिक्योरिटी आप अचीव कर सकते हो अगर आप पावर एक्वायर करते हो, तो आप अपनी कंट्री की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हो। मार्क्सिस्ट का क्या कहना है कि आपको सिक्योरिटी तब मिलेगी जब आप कैपिटलिज्म को एंड करोगे। ठीक है, इनका अपना आइडिया है। लिबरल्स का क्या आइडिया है सिक्योरिटी का? लिबरल्स का आइडिया है कि आप जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हो, कि आपस में जो कंट्रीज हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, तो वो चीज़ श्योर करती है कि आप जो दो कंट्रीज हैं आपस में लड़ाई नहीं करेंगी। जैसे कि चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमी है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो अगर इन फ्यूचर कभी भी वॉर होती है इन दोनों के बीच में, तो वो नहीं होगी, बिकॉज इससे दोनों की इकोनॉमी को नुकसान होगा, तो किसी भी साइड से इनिशिएट नहीं होगी ऐसी चीज। ठीक है, एक स्कूल आता है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, दूसरा स्कूल आता है रिफ्लेक्टिविस्ट। अब रिफ्लेक्टिविस्ट में बेसिकली ये ऐसे आइडियाज पे, ऐसे नॉर्म्स या ऐसे वैल्यूज या कल्चर पे फोकस करते हैं जिसके थ्रू हम सिक्योरिटी एक्वायर कर सकते हैं। ऐसे आइडिया को ये फोकस करते हैं, ऐसे नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। इसमें जैसे कि आपका आ जाएगा फेमिनिस्ट, क्रिटिकल स्कूल भी इसी में आता है। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल, ये सभी के मैं अभी मतलब बताऊंगी आपको, क्योंकि हमने जो थ्योरी स्टार्ट की थी उसमें हमारा लिबरल स्कूल अभी कंप्लीट करना बाकी है, और उसी में आता है कोपनहेगन स्कूल। ये कंप्लीट हो जाएगा लिबरल स्कूल तो हमारा थ्योरीज भी कंप्लीट हो जाएंगी। मार्क्सिस्ट और फंक्शनलिस्ट ये सभी बाकी है, अभी थ्योरीज बाकी है कि कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट आज फिनिश हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास से हम पहले थ्योरीज पे ही फोकस करेंगे। ठीक है, बाकी कोल्ड वॉर और ये सभी जो टॉपिक्स हैं आने वाले क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो एक एक करके जो प्रोमिनेंट थ्योरीज हैं इसके, जैसे रियलिस्ट हो गए, मार्क्सिस्ट हो गए, लिबरल थ्योरी हो गई, फेमिनिस्ट का क्या व्यू है, क्रिटिकल स्कूल का क्या है, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कोपनहेगन स्कूल, ये एक एक करके अभी कवर करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल प्रोमिनेंट थ्योरीज कवर की जाएंगी, लेकिन शुरू से लिखना स्टार्ट कीजिए। जितना अभी डिस्कस किया है इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर हम प्रोमिनेंट थ्योरीज एक एक स्कूल की अलग से कवर करेंगे। सो लिखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, according to Thomas Hobbes, according to Thomas Hobbes, security of life is the most fundamental value, is the most fundamental value, as all other values, as all other values are dependent on it. All other values are dependent on it. Security is also the core concept. Security is also the core concept in theory of international politics. In theory of international politics. We can call international relation theories as security theories. As security theories. There are different schools of security and basic debate among schools
basic debates among schools is on it is on पॉइंट में लिखिए एक एक करके. फर्स्ट, whose security is important? Whose security is important? Territorial or human security? Territorial or human security? Next, security from whom? Security from whom? इसमें लिखिए own state or external state or non-state actors or non-state actors. Next point, security of what? Security of what? इसमें लिखिए life, social, environment और culture. और culture. आगे लिखिए next heading, types of security theories. Types of security theories. First type is instrumentalist. Second is reflectivist. And instrumentalist के अंदर में लिखेंगे liberal, Marxist, realist. And reflectivist में लिखेंगे feminist, critical school, social constructivist and Copenhagen school. ये सभी schools आपको लिखनी है. अब इसके आगे जहां पर भी आपने लिबरल लिखा है वहां लिखिए लिबरल सपोर्ट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. सपोर्ट इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. अगला लिखिए मार्क्सिस्ट. मार्क्सिस्ट सपोर्ट एंड ऑफ कैपिटलिज्म. सपोर्ट एंड ऑफ कैपिटलिज्म. नेक्स्ट रियलिस्ट. रियलिस्ट लिखिए security can be achieved by acquiring power. It can be achieved by acquiring power. रियलिस्ट में लिखना है आपको. ये लिखिए आपने. अगला पॉइंट लिखिए रिफ्लेक्टिविस्ट. रिफ्लेक्टिविस्ट लिखिए द फोकस ऑन norms, ideas, values and culture. Values and culture as a means of acquiring security. As a means of acquiring security. और इसमें ये सभी स्कूल लिख लीजिए फेमिनिस्ट, क्रिटिकल स्कूल, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, कोपेनहेगन स्कूल.
आगे लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, प्रोमिनेंट थ्योरीज ऑफ सिक्योरिटी। इसी में सबसे पहले रियलिस्ट थ्योरी की लिखिए। ठीक है, इसमें तीन तीन कंपोनेंट्स बनेंगे, हुज होम एंड मेथड्स क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला लिखिए सिक्योरिटी ऑफ होम, हुज, हुज में लिखिए स्टेट सेंट्रिक, होम में लिखिए किससे चाहिए सिक्योरिटी, फ्रॉम अदर स्टेट्स, सोर्स ऑफ, ब्रैकेट में लिखिए इनसिक्योरिटी, देन लिखिए मेथड्स क्या है इसको अचीव करने के, बैलेंस ऑफ पावर, डिप्लोमेसी एंड डेटरेंस, एंड डेटरेंस। तो ये तो रियलिस्ट थ्योरी में है, ये लिख लिया। हुज सिक्योरिटी स्टेट सेंट्रिक है, तो स्टेट की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं रियलिस्ट। किससे सिक्योरिटी, दूसरे स्टेट से। मेथड्स क्या क्या अप्लाई किए जाएंगे सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर, पावर इंक्रीज की जाएगी इंटरनल बैलेंसिंग और एक्सटर्नल बैलेंसिंग के थ्रू। आगे नेक्स्ट लिखिए लिबरल थ्योरी। ऐसी ही लिबरल थ्योरी में लिखिए हुज, हुज सिक्योरिटी। लिबरल मानते हैं कि दोनों की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, स्टेट की एज वेल एज पर्सन की, ह्यूमन की, दैट मीन्स, ठीक है, स्टेट्स एंड पर्सन्स। लेकिन किससे, होम। यहाँ पर जो रीजंस ऑफ इनसिक्योरिटी होते हैं वो नोट डाउन करेंगे, रीजंस ऑफ इनसिक्योरिटी। पहला है एनआरकी, ये कोई कॉमन अथॉरिटी नहीं होती, तो स्टेट और पर्सन सभी इनके दिमाग में सिक्योरिटी डायलेमा होता है। नेक्स्ट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज। नेक्स्ट लिमिटेड इंटरैक्शन, यानी ज़्यादा इंटरैक्शन होना चाहिए आपस में स्टेट्स के बीच में। कोई मिलिट्रिस्टिक स्टेट है तो उसके अगेंस्ट में, अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं है तो उससे सिक्योरिटी होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो हुज और हुम हमने कवर कर लिया, मेथड्स रह गया है। मेथड्स लिखिए इसी में, मेथड्स में इसमें आएगा पहला लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। ऑब्वियसली लिबरल स्कूल अभी हम कवर करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए इसी में आगे फंक्शनलिज्म। नेक्स्ट सिक्योरिटी कम्युनिटी, जैसे आज के टाइम पे आसियान की अपनी एक सिक्योरिटी कम्युनिटी है, यूरोप की है, ऐसे। ट्रेडिंग स्टेट हो तो उसके थ्रू भी हम इसको एनहांस कर सकते हैं। एंड
डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कि अगर दो कंट्रीज के बीच में डेमोक्रेसी है तो उनके बीच में वॉर नहीं होगी, अगर दोनों कंट्रीज डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी लिबरल थ्योरी। अगली आती है मार्क्सिस्ट, इसी में सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। मार्क्सिस्ट थ्योरी में लिखिए, पहला रहेगा हुज। हुज में लिखिए ह्यूमन सिक्योरिटी, किससे? कैपिटलिज्म से। और मेथड क्या होगा? रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा इसको एंड करने के लिए। सिक्योरिटी ऐसे आएगी ह्यूमंस की। नेक्स्ट लिखिए फेमिनिस्ट थ्योरी। फेमिनिस्ट थ्योरी में लिखिए हुज, होम, एंड इसी में फिर मेथड्स लिखिए। तो ये भी ह्यूमंस के लिए करते हैं, लेकिन ये बोलते हैं पेट्रियार्की के अगेंस्ट में, पेट्रियार्की से प्रोटेक्शन चाहिए। और इसमें करना क्या होगा? एम्पावरमेंट किसकी? ऑफ फीमेल। Another method is by bringing women perspective. Next method, bringing ethics into politics. ये है फेमिनिस्ट थ्योरी। काफी इजी है तो। अब बात करते हैं क्रिटिकल स्कूल की। क्रिटिकल स्कूल या इस स्कूल को हम इमेनिसिपेटरी स्कूल भी बोलते हैं। इस स्कूल में क्या होता है? इसके जैसे एक स्कॉलर है एंड्रयू लिंकलेटर, उनके बारे में अभी पढ़ेंगे हमने, क्योंकि रियलिज्म ही कवर किया है सिर्फ, अभी आगे पढ़ेंगे जब हमारी थ्योरीज कवर हो जाएंगी, उसमें एंड्रयू लिंकलेटर भी हम कवर करते हैं। तो लिखिए हुज, होम एंड मेथड्स। हुज में लिखिए ह्यूमन, ह्यूमन। होम में लिखिए स्टेट एंड, स्टेट एंड कैपिटलिज्म। और मेथड्स कौन से होंगे इसमें वो लिखिए, एंड प्रमोट moral boundaries and grassroots democracy। ये इमेनिसिपेटरी में आएगा। फिर एक और स्कूल आता है विच इज सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। सोशल कंस्ट्रक्टिव स्कूल हमको बोलता है कि हमारे जो सोचने का तरीका है उसी में कुछ ना कुछ फॉल्ट है। हम जैसे एनार्की को सोचते हैं तो हम उसको नेगेटिव सेंस में सोचते हैं कि एनार्की का मतलब है कि जब कॉमन अथॉरिटी नहीं होगी तो कंट्रीज में सिक्योरिटी डायलेमा होगा, जबकि हम उसको पॉजिटिव मैनर में भी सोच सकते हैं कि जब कॉमन अथॉरिटी नहीं होगी तो स्टेट्स आपस में
ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ेंगे, स्टेट आपस में कोऑपरेट भी कर सकते हैं। तो वो कोऑपरेशन वाला जो एरिया है वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हो। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिक्योरिटी डायलेमा ही क्रिएट हो, आपस में कोऑपरेट भी तो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इनका क्या है, किसकी सिक्योरिटी की बात की जाती है, ये भी दोनों ह्यूमंस एंड स्टेट दोनों की सिक्योरिटी की बात करते हैं। आगे लिखिए होम, किससे सिक्योरिटी की बात करते हैं, फ्रॉम द वे वी थिंक, यानी जैसे हम सोचते हैं उसी को चेंज करने की ज़रूरत है, उससे अगर चेंज लेकर के आए तो सिक्योरिटी रहेगी। और इसके लिए कौन कौन से मेथड्स को ये प्रपोज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसमें आता है कम्युनिकेशंस एंड चेंजिंग द नॉर्म्स। ये होता है हमारा सोशल कंस्ट्रक्टिव स्कूल में। इसके बाद आता है हमारा लास्ट स्कूल विच इज कोपेनहेगन स्कूल। ये दिया था बैरी बुजान ने, बैरी बुजान। इनके अकॉर्डिंग हम सिक्योरिटी की बात करें तो इनका कहना है सिक्योरिटी एक टाइप का स्पीच एक्ट होता है। सो ही सेज दैट सिक्योरिटी इज अ स्पीच एक्ट। कोपेनहेगन स्कूल में बैरी बुजान का कहना था कि सिक्योरिटी एक्चुअली में एक स्पीच एक्ट होता है। यानी कोई भी इशू होता है, ठीक है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो सिक्योरिटी के मैटर से रिलेटेड है कि नहीं, हम उसको कैसे बोलते हैं, हाउ वी टॉक अबाउट इट। जैसे कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, आपको देखने को मिलेगा कि पॉलिटिशियंस हमारे एक्सीडेंट से सबसे ज़्यादा जान जाती है हमारी कंट्री में, उसके बावजूद एक्सीडेंट के बारे में ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, रोड एक्सीडेंट्स के बारे में, इन सब के बारे में इतनी बात नहीं करते। लेकिन कहीं पे भी अगर टेररिस्ट अटैक होता है जिसकी वजह से 10 बंदे या 20 या 50 लोग भी मर जाते हैं, तो वो ऐसे बात करते हैं टेररिज्म के यू नो को लेकर के उस इश्यू पे कि उसको बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है, जबकि एक्सीडेंट होता है जिससे ऑलमोस्ट साल में 2-3 लाख लोगों की जान जाती है। तो व्हाट वी सी इज कि इंडिया में जनरल इम्प्रेशन यही माना जाता है टेररिज्म को लेकर के कि सबसे बिगेस्ट थ्रेट जो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया में वो टेररिज्म को लेकर के है। लेकिन इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि जो रोड एक्सीडेंट में लाखों लोगों की मौत होती है हर साल, उसके बावजूद हम एक्सीडेंट्स को बिगेस्ट थ्रेट नहीं मानते हैं। इसका रीजन है कि हम यू नो किस हिसाब से उसको बोलते हैं, हाउ वी टॉक अबाउट इट। तो इसीलिए बोलते हैं सिक्योरिटी इज अ स्पीच एक्ट, आप उसके बारे में कैसे बोलते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो एक सिक्योरिटी मैटर बनेगा कि नहीं, ठीक है। तो पॉलिसी मेकर्स ऐसे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं और उनको सिक्योरिटी थ्रेट में डालते हैं। जैसे ट्रम्प ने अपने इलेक्शन की जो स्पीचेस थी उसमें ये ट्राई किया था कि मुस्लिम्स को वो एज अ सिक्योरिटी थ्रेट परसीव कर रहे थे, ठीक है। तो कैसे बोलते हो आप उस बारे में, वो मैटर करता है इसमें, ठीक है। कोपेनहेगन स्कूल ये बोलता है स्पीच एक्ट के बारे में इनफैक्ट। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो ज़्यादातर सिचुएशंस होती हैं उसमें गवर्नमेंट यही ट्राई करती है कि लोगों की जो अटेंशन है वो रियल इश्यूज से हटा करके जो दूसरे इश्यूज हैं यू नो उन इश्यूज पे डाली जाए, और उन इश्यूज को इसीलिए सिक्योरिटाइज किया जाता है। जैसे कि रियल इश्यूज क्या हैं आज, रियल इश्यूज हैं कि देश में गरीबी है, अभी भी गरीबी की जो लेवल है बहुत हाई है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, गवर्नमेंट ज़्यादा नौकरी खड़ी नहीं कर पा रही है, और इसीलिए जो गवर्नमेंट ध्यान देती है ज़्यादातर, वो ध्यान फोकस में रखा जाता है, ऐसे इश्यूज को सिक्योरिटाइज किया जाता है, जैसे राम मंदिर का केस हो गया, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का केस हो गया, पाकिस्तान को लेकर के ये चीज़ें ज़्यादा हाईलाइटेड रहती हैं, या हिंदू मुस्लिम के रिगार्डिंग ज़्यादातर रिलीजन के रिगार्डिंग ऐसी चीज़ें हाईलाइट की जाती हैं, ताकि जो रियल इश्यूज हैं उस पे लोगों का ध्यान ना जाए, क्योंकि वो तो फिर स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट दिखाएगा ना सरकार का, और ऐसे में वो सरकार गिर जाएगी। तो ये भी रीज़न होता है। तो इसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं बैरी बुजान, और उनका कहना है कि जब भी आप सिक्योरिटी कंसर्न्स को कंक्लूड करें, हमेशा इस चीज़ पे फोकस कीजिए
कि कौन बोल रहा है, उस पे डिपेंड करता है, और किस बारे में बोल रहा है, और किसके बारे में बोल रहा है। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इस पे फोकस रखोगे तो कोपेनहेगन स्कूल कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल कंस्ट्रक्टिव स्कूल है उसके काफ़ी क्लोज आता है, जो बात करते हैं कि यू नो आप किस चीज़ के बारे में कैसे परसीव करते हो, कैसे सोचते हो, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो जैसे सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है वो बोलते हैं एनार्की इज व्हाट वी मेक ऑफ इट। एनार्की को अब स्टेट अगर आप सोचोगे कि जब कॉमन अथॉरिटी नहीं रहेगी तो आपस में जो कंट्रीज हैं वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए जाएंगे, क्योंकि इनसिक्योरिटी उनके दिमाग में सिक्योरिटी डायलेमा आ जाएगा। लेकिन इसको ऐसे भी तो परसीव किया जा सकता है कि अगर कॉमन अथॉरिटी नहीं है तो आप उस चीज को, जैसे आप उसके बारे में बोलते हो, अगर आप ऑप्टिमिस्ट वे में बोलोगे तो कोऑपरेशन भी तो हो सकती है दो स्टेट्स के बीच में। तो ये काफी क्लोज आता है कोपेनहेगन स्कूल और सोशल कंस्ट्रक्टिव स्कूल। इसीलिए हम बोलते हैं इतने सारे स्कूल्स हैं इसमें, इतने सारे आइडियाज हैं। तो अल्टीमेटली सिक्योरिटी के बारे में यही बोला जाता है कि सिक्योरिटी एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। आज के टाइम पे हम कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते सिक्योरिटी को। यानी हम ऐसे नहीं बोल सकते कि स्टेट की सिक्योरिटी अलग है, ह्यूमन की सिक्योरिटी अलग है, या फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी अलग है, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी अलग है, नेशनल सिक्योरिटी अलग है, रीजनल या ग्लोबल सिक्योरिटी अलग है। कंपार्टमेंटलाइज नहीं किया जा सकता, बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं सिक्योरिटी की। कोई भी सिक्योरिटी पॉलिसी होती है, बैरी बुजान का कहना है उसके 5 पिलर्स होते हैं किसी भी सिक्योरिटी के। किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी की बात करते हैं, मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए, उसका पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स जीडीपी स्ट्रांग होनी चाहिए उस कंट्री की, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इकोलॉजिकल पावर होनी चाहिए, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए, एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, ठीक है, उसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें हाईलाइट करते हैं बैरी बुजान अपने कोपेनहेगन स्कूल में। तो हमारा बाकी सभी स्कूल्स तो हमने लिख लिए हैं, बस कोपेनहेगन स्कूल थोड़ा लिखना बाकी था, तो प्लीज राइट ऑन कोपेनहेगन स्कूल। It is given by it is given by Barry Buzan. It is given by Barry Buzan. According to Barry Buzan, security is a speech act. Security is a speech act. Any issue is a matter of security. Any issue is a matter of security or not depends on how we talk about it. It depends on how we talk about it. एग्जाम्पल लिखिए। फर्स्ट एग्जाम्पल, general impression in India. General impression in India is that terrorism is the biggest threat. That terrorism is the biggest threat. However, however, even Supreme Court, however, even Supreme Court held that held that every year more number of people lose their lives, lose their lives
in road accidents, in road accidents. Therefore, terrorism is the biggest threat. Therefore, terrorism is the biggest security threat. Is the securitization by This is the securitization by policymakers in India. Policymakers in India. Policymakers in India. Next example, please write. Donald Trump in his election. Donald Trump in his election speeches tried to securitize tried to securitize Muslims as a security threat. Muslim as a security threat. Since the end of Cold War, next example, since the end of Cold War, ethnic relations have been securitized. Ethnic relations have been securitized in most of the countries causing interstate conflicts. Causing interstate conflicts. Thus, in most of the situations, government is trying to divert the attention of people. Government is trying to divert the attention of people towards mm, attention of people from real issues. Right, like this. ऐसे लिखिए, from real issues and securitize some issues. And is securitizing some other issues. Change of paragraph, right? Barry Buzan suggests that Barry Buzan suggests that while concluding about security concerns, we should focus upon first who is speaking, second what are they speaking about,
Third, whom are they speaking up to? Whom are they speaking to? Whom are they speaking to? Next thing, right? Thus, in Copenhagen school, thus Copenhagen school near to comes near to the views of social constructivists, the views of social constructivists that anarchy is that anarchy is what state makes of it. Buzan has also suggested Buzan has also suggested approach of security policies approach of security policies in 21st century in 21st century. First, right, security has become multidimensional concept. Security has become multi-dimensional concept. Now we cannot compartmentalize. Now we cannot compartmentalize state security from human security. State security from human security. Comma, economic security from ecological security. Economic security from human security. Ecological security. And and national security from regional or global security. National security from regional or global security. Right, next. Any security policy should have 5 pillars. First, military, political, economic, social, and ecological. And ecological. तो इसी के साथ हमारा सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है. नेक्स्ट लिखिए डेटरेंस. डेटरेंस. अब डेटरेंस वर्ड एक वर्ड से आया है जो कि एक लैटिन वर्ड है डी ट्री. डेट्री ऐसे बोलते हैं इसको. इसका मतलब होता है, डेटर का मतलब होता है
टू फ्राइटन, किसी को डराना, टू फ्राइटन बेसिकली, किसी को भी डराना। तो डेटरेंस कैसे काम करता है कि जो भी आपका पोटेंशियल एडवर्सरी होता है उसको आप डरा के रखते हो ताकि वो आप पे अटैक ना करे। लाइक इंडिया का पोटेंशियल एडवर्सरी है पाकिस्तान एंड चाइना। तो इंडिया के पास में जो न्यूक्लियर वेपन है ये एक तरीके से आज डेटरेंस का काम करता है। जो पोटेंशियल एडवर्सरी हैं जो इंडिया पे अटैक कर सकते हैं उनको रोकता है, उनको डरा के रखता है कि अगर ये अटैक करेंगे तो इंडिया इस केस में अपना न्यूक्लियर वेपन यूज कर देगा। ठीक है, तो डेटरेंस ऐसा नहीं है कि कोई मतलब असल में यूज होता है। डेटरेंस एक टाइप का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि लोगों को साइकोलॉजिकली डरा के रखते हैं कि अगर वो यूज करेंगे तो ये भी यूज कर सकते हैं अपना न्यूक्लियर वेपन। तो इसमें ये माना जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में, कि जितने भी एक्टर्स हैं या जितने भी स्टेट हैं वो सभी रैशनल है। अपने सारे जो डिसीजंस हैं रीजन के बेसिस पे, रैशनैलिटी के बेसिस पे लेते हैं। और इसीलिए ये माना जाता है कि ये तभी काम करता है जब आपका जो एडवर्सरी है ये बिलीव करता है इन द क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटरेंस। मतलब आपने अगर, इंडिया ने बोला कि हमारे पास ये वाला न्यूक्लियर वेपन है, अगर इंडिया के ऊपर कोई अटैक करता है तो हम ये यूज करेंगे, तो सामने वाले को उस पर विश्वास भी होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, तो हमेशा अपनी जो एडवर्सरी होती है उसको, जो भी आपका पोटेंशियल एडवर्सरी होता है जो आप पे मतलब एनिमी है पोटेंशियल, जो आप पे अटैक कर सकता है, उसको आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि अगर वो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं वॉर या अटैक करने का प्रेफर कर रहे हैं तो हम, अगर विक्ट्री अगर उनको आएगी तो दैट विल कम एट द कॉस्ट विच इज़ नॉट वर्थ मी, क्योंकि नुकसान उनको भी बहुत ज़्यादा होगा। इन केस अगर वो जीतती हैं तो नुकसान उनका भी होगा, क्योंकि इंडिया फिर उस केस में अपना न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन ले रही हूँ। तो इसीलिए एक तरीके से प्रिवेंशन का काम करता है कि जो भी आपका एनिमी स्टेट होता है वो आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि डेटरेंस बहुत नया कॉन्सेप्ट है, अभी अभी आया है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनली पहले पुराने ज़माने में ये कन्वेंशनल वेपन्स के लिए यूज़ होता था। इनके पास में टैंक्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, इतने टैंक्स हो गए, इतने घुड़सवार हो गए, तो पुराने ज़माने में भी यूज़ होता था। आज के टाइम पे बस न्यूक्लियर डेटरेंस की बात की जाती है आज के टाइम पे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स है तो न्यूक्लियर को कंसिडर इसमें किया जाता है। ठीक है, तो आज के टाइम पे एसोसिएट किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स को इनके साथ में। इसीलिए हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ टाइम्स डेटरेंस को बैलेंस ऑफ पावर की तरह भी उसका अल्टरनेटिव माना जाता है कि बैलेंस ऑफ पावर की जगह पे डेटरेंस यूज करो। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो काफ़ी गेम थियोरिस्ट हैं, उन्होंने डेटरेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो डेटरेंस को सपोर्ट करते हैं, जैसे थॉमस शेलिंग हो गए, मियर शमर हो गए, यू नो हम उनके नाम लिखेंगे ये अपनी नोट्स में। लेकिन ये डेवलप की गई थी क्योंकि उस टाइम पे सुपर पावर का पोस्टर चेंज हो रहा था। देखिए, स्पेशली सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में यूएसए का जो पोस्टर था वो चेंज हो रहा था। ये रियलाइज किया गया कि यूएसए की सिक्योरिटी सिर्फ ऐसा नहीं है कि कन्वेंशनल वेपन्स पे डिपेंडेंट रहे, वो पॉसिबल नहीं है। कन्वेंशनल वेपन्स क्योंकि क्या करते हैं, किसी भी लोकल वॉर को एक वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर न्यूक्लियर डिटरेंस डेवलप किया जाएगा तो इससे कोई भी मेजर वॉर अवॉइड की जा सकती है। और हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आज तक भी कोई मेजर वॉर इसीलिए नहीं हुई है बिकॉज न्यूक्लियर डिटरेंस काम कर रहा है एक्चुअली में। तो यूएसए की जो सिक्योरिटी पॉलिसी थी कोल्ड वॉर के टाइम पे वो भी डिटरेंस के ऊपर ही बेस्ड थी। द ओनली वे टू अवॉइड वॉर विद यूएसएसआर, एक लौता तरीका जिसके थ्रू यूएसएसआर के अगेंस्ट में वॉर अवॉइड की जा सकती थी वो था म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड। मैड, ठीक है, तो ये एक तरीके से बैलेंस ऑफ टेरर के बारे इसमें भी बोला जाता है, मैड। ठीक है, मैड का क्या मतलब होता है? मैड का इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैड इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विल बी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, कि अगर ये लोग करेंगे हम पे अटैक तो इनको भी यू नो बेसिकली फेस करना पड़ेगा। मतलब
जो भी रात होगी जिस भी कंट्री की। तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन एक ऐसी डॉक्ट्राइन है मिलिट्री स्ट्रैटेजी की, एक कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, जिसको फुल स्केल में ये बोला जाता है कि यूज करेंगे ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। और दोनों ही साइड करेंगी, ठीक है, अटैकर डिफेंडर दोनों के पास में प्रिएम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक भी होगी, सेकेंड स्ट्राइक भी रहेगी इनके पास में। तो इसको बैलेंस ऑफ टेरर बोला जाता है। तो मैट डिपेंडेंट होती है ऑन द कैपेसिटी ऑफ अ कंट्री टू बेसिकली कन्विंस द अदर कंट्री। मैड की डॉक्ट्राइन इस चीज़ पे काम करती है कि आप सामने वाली कंट्री को कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं, कि अगर सामने वाली कंट्री वॉर स्टार्ट करेगी तो वो एक सुसाइड होगा, क्योंकि उनके साइड में भी कैजुअलिटी बहुत हाई रहेगी। तो मैड का आइडिया इस पे बेस्ड होता है कि हर एक कंट्री के पास में सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है, कि सामने वाली कंट्री अगर आपके ऊपर स्ट्राइक करती है पहले और आपको हरा देती है, मान लीजिए आपका हराना भी क्या, आपकी कैजुअलिटी ज़्यादा है, आपके काफ़ी लोग मर गए, लाखों लोग मर गए, तो अल्टीमेटली आप भी अपनी तरफ से भेजेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स लॉन्च करेंगे, उनकी कंट्री में भी लाखों लोग मरेंगे, तो ये डिस्ट्रक्शन होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड पे हो, दोनों साइड पे डिस्ट्रक्शन होगी। मैड का कॉन्सेप्ट इस चीज़ पे काम करता है। तो मैड के लिए इसीलिए हर एक कंट्री को अपने ट्राइड बनाने होते हैं, एयर एंड सी एज वेल एज लैंड बेस्ड। तो कुछ स्कॉलर्स यूएसए में ये भी सजेस्ट करते हैं, मैड की जगह पे नट्स की पॉलिसी सजेस्ट करते हैं, NUTS। तो एक होता है मैड, एक होता है नट्स। नट्स की पॉलिसी होती है, नट्स इज नथिंग बट न्यूक्लियर यूटिलाइजेशन, न्यूक्लियर यूटिलाइजेशन टारगेट सिलेक्शन। इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्ट्राइक कैपेसिटी होती है, लेकिन फर्स्ट स्ट्राइक कैपेसिटी के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ही ह्यूज चाहिए होता है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो उसकी वजह से हो सकता है कि अगर आप नट्स की पॉलिसी को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो कंट्री आर्म्स रेस में भी जा सकती है, क्योंकि फिर उसका तो कोई भी एंड नहीं है। अगर एक कंट्री ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाएगी, दूसरी कंट्री उसके कंपैरेटिव में और ज़्यादा बनाने की कोशिश करेगी। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे हमने यही देखा कि यूएसए, जो कैनेडी थे उनके अंडर में, यूएसए ने अपना जो स्टांस था वो शिफ्ट किया फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स के मैनर में, लाइक इसमें क्या होगा, दोनों ही मैनर में रिस्पॉन्स करने के लिए यूएसए काम करेगा। जैसे कि एक होता है स्ट्रेटेजिकल, एक होता है टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिकल में क्या होता है कि लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाए गए, सिविलियंस के उस पे यूज किए जा सकते हैं। ऐसे ही टैक्टिकल वेपन्स थे जो यानी शॉर्ट रेंज वेपन्स बनाए गए, न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए गए, जो सिर्फ बैटल ग्राउंड में, बैटल फील्ड में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कैनेडी के अंडर में ये सभी काम किए गए। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स, FR, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स। इसमें दो टाइप थे, इसमें थे, ये भी लिखेंगे हम, आई विल डिक्टेट दैट, बट अभी के लिए बस ये याद रखिए, एक है स्ट्रेटेजिकल, एक है टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिकल होता है लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रन के लिए, लॉन्ग उसके लिए, ठीक है, रेंज के लिए, दिस इज रेंज। और टैक्टिकल होता है आपका शॉर्ट रेंज के लिए। लॉन्ग रेंज यानी आप इसे सिविलियंस पे भी यूज कर सकते हो, शॉर्ट रेंज का मतलब आप सिर्फ इसे बैटल फील्ड में यूज करोगे। एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान टैक्टिकल वेपन्स बना रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की टैक्टिकल वेपन्स है, इंडिया के भी हैं, प्रहार मिसाइल हो गई, वो टैक्टिकल वेपन्स में आता है। तो कंट्रीज डायरेक्ट डिटरेंस में जाती हैं या एक्सटेंडेड डिटरेंस में भी जा सकती हैं। जैसे कि डायरेक्ट डिटरेंस तो हमने देख लिया कि इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाई है, एक्सटेंडेड डिटरेंस भी होता है। जैसे कि जापान एंड साउथ कोरिया के केस में है, यूएसए इनको प्रोटेक्ट करेगा, तो जापान और साउथ कोरिया के पास में एक्सटेंडेड डेटरेंस है, ठीक है। यानी अगर कोई भी कंट्री जापान और साउथ कोरिया पे अटैक करती है तो यूएसए उसका जवाब देगा, क्योंकि यूएसए के पास न्यूक्लियर वेपन है, साउथ कोरिया जापान के पास में नहीं है। यही रीजन है कि यूएसए ने थर्ड अपना जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, थर्ड वहां पर लगाया था साउथ कोरिया में, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितना रेलेवेंट है डेटरेंस 21st सेंचुरी में,
इसको अभी कवर करेंगे, पहले थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो जो अभी तक पढ़ाया है डेटरेंस के बारे में शुरू से, उसको थोड़ा सा लिख लेंगे हम। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक डेटरेंस वर्ड कहाँ से आया, ठीक है, डेटरेंस का कॉन्सेप्ट कैसा है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन आता है तो आप कैसे शुरू करेंगे इसका आंसर, वो सब पहले इसको लिखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट्स का, उसके बाद शुरू करते हैं। जस्ट कमिंग।
ओके, लिखना शुरू कीजिए। डेटरेंस।
Flexible response. What is flexible response? It is the ability to respond in both manners. First is strategical and tactical. No, strategical is a long range. It includes long, you can write include here. Long range weapons on civilians, this can be used. Then comes tactical. Tactical is short range, nuclear warhead in battlefield. In battlefield. You can write an example that at present Pakistan is developing tactical weapons. India is having Prahar missile as tactical weapon. As tactical weapon. Then you can write next. आज के टाइम पे क्या रेलेवेंस है? देखिए, सबसे पहले तो आज के टाइम में कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है, आपस में जो कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमीज एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट एरिया है। और जो मेन सिक्योरिटी थ्रेट है वो स्टेट से ना आकर के नॉन स्टेट एक्टर से आता है, ये भी एक रीज़न है। दूसरा, रियलिस्ट का मानना ये है, हालांकि वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को, दे नेवर एक्सेप्ट दैट न्यूक्लियर वेपन हैव लॉस्ट रेलेवेंस। इनका ये मानना नहीं है। इनफैक्ट जैसे कि
इसमें आप लिख सकते हो केनेथ वॉल्स। केनेथ वॉल्स का क्या कहना है? ही बिलीव्स दैट जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, दैट इज द फैक्टर दैट मेड कोल्ड वॉर टू रिमेन कोल्ड। कि कोल्ड वॉर कोल्ड क्यों हुई? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन थी। ऐसे ही मेयर शिमर हैं। मेयर शिमर प्रपोज करते हैं सेलेक्टिव प्रोलिफरेशन की। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं इसमें जो हम देखते हैं डेटरेंस में आती हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें नेशनल इंटरेस्ट का रह गया है, और आई थिंक नेशनल इंटरेस्ट एक रह गया है, प्लस एक छोटी सी थ्योरी है हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, वो हम फिनिश करेंगे कल की क्लास में। उसके बाद हम जो थ्योरीज बची हैं लिबरल स्कूल की थ्योरीज कवर करेंगे फर्दर। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।